दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांटिक और काफी दिल खुश करने वाला है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि कहानी के किसी भी पार्ट को मिस न करें और कहानी के सभी भागों को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दूर पहाड़ियों की ओट में सूर्यास्त हो रहा था। सांझ की बढ़ती हुई परछाई में कहीं कहीं डूबते सूरज की लाल और सुनहरी किरणों झलक रही थीं। चंदन घाटी पर धुंधलके और लालिमा का एक मिश्रित जाल सा बिछा था। काले पत्थरों से बने एक कमरे में बैठा बंसी दिन भर के धन और ऋण के आंकड़ों में व्यस्त था। कभी कभार दूर चट्टानों टूटने की ध्वनि सुनाई दे जाती थी। बारूद के फटने से लुढ़कते हुए पत्थर चूर चूर होकर पर्वतों के आंचल में बिखर जाते और बंसी को ऐसा लगता मानो उसके जीवन की आकांक्षाएं इन्हीं पत्थरों के समान बिखर गई हों और वह इन्हें फिर से समेटने की शक्ति खो बैठा हो। वह इन धमाकों का अभ्यस्त हो चुका था। बुढ़ापा और निर्धनता उसे दीमक के समान चाट कर खोखला कर रहे थे। आज निरंतर 5 वर्षों से वह जान तोड़कर अपने स्वामी प्रताप सिंह की सेवा कर रहा था, जिसके बदले में उन्नति पाकर वह एक साधारण मजदूर से 80 रुपए मासिक का मुंशी बन चुका था। स्वामी उसके काम से संतुष्ट थे। बार बार जोड़ने पर भी उसके हिसाब में 11 रुपए 40 पैसे का अंतर आ रहा था। बहुत प्रयास के बाद भी उसका हिसाब ठीक न बैठ रहा था। यह बात उसके मस्तिष्क को जकड़े हुए थी। एकाएक जीप की आवाज ने उसे चौंका दिया। न जाने इस गाड़ी की कर्कश ध्वनि उसके कानों को शीघ्र ही उस तक कैसे पहुंच आती थी। उसने खाते पर से दृष्टि हटाकर प्रवेश द्वार की ओर देखा, जहां उसके स्वामी प्रताप सिंह खड़े थे। बंसी घबराहट को समेटता हुआ कुर्सी छोड़कर स्वागत के लिए खड़ा हो गया। प्रताप सिंह ने हाथ में थामी हुई छड़ी से उसे बैठा रहने का संकेत किया और उसके समीप आकर मूंछों को संवारते हुए बोला, कहो, हिसाब बन गया बंसी? जी मालिक। बंसी के स्वर में कंपन था, मानो वाद विवाद से बचने के लिए उसने झूठ कहा हो। प्रताप सिंह खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके गंभीर मुख पर हल्की सी मुस्कान फूट पड़ी और उसका सिर गर्व से उठ गया। कुछ दूरी पर बारूद शिलाओं को तोड़फोड़ रहा था। एक ही वर्ष में उसने ऊंचे और विशाल पर्वत को मिट्टी के ढेर में परिवर्तित कर दिया। यहाँ एक बांध बनना था। देश के भविष्य का निर्माण, भविष्य के सुनहरे स्वप्न की कड़ी। इससे देश को क्या लाभ होगा, इसका अनुमान तो प्रताप ने कभी न लगाया था, किंतु इतना वह अवश्य जानता था कि वर्षा आरंभ होने से पूर्व ही इस बांध के पूरा होने पर उसे 5 लाख का लाभ होना था। पूरे 5 लाख का। वह दिन में कई बार इस लाभ को उंगलियों पर गिना करता था। इस समय भी दूर टूटती हुई चट्टानें उसे पत्थर नहीं, सोने चांदी के टुकड़े प्रतीत हो रही थीं। मालिक, बंसी के स्वर ने उनकी विचारधारा को यूं भंग कर दिया जैसे किसी ने बढ़ती हुई पतंग की डोरी को काट दिया हो। सुखिया और कलुआ का क्या होगा मालिक? बंसी ने डरते हुए सहमी दृष्टि से प्रताप सिंह को देखते हुए पूछा। दोनों की पगार बढ़ा दो 5-5। प्रताप सिंह स्वर में अहंकार मिश्रित करते हुए बोला और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। फिर पलटकर एकाएक कड़े स्वर में पूछा, क्या है बंसी? बंसी अभी तक चुपचाप खड़ा था। सरकार, मेरी भी एक विनती है। क्या है? प्रताप सिंह ने अनजान बनते हुए पूछा। आपने इस माह याद दिलाने को कहा था, वेतन बढ़ाने के लिए। उफ बंसी, समय और स्थिति का ध्यान तो किया करो। आजकल ठेकेदारी में इतनी बचत कहाँ है कि हर मास कारिंदों की कठिनाइयां दूर करते रहें। सरकार, बच्चों का प्रश्न न होता तो शायद नहीं। बंसी, नहीं, इस समय हमसे कुछ नहीं होने का। क्या हमारा यह उपकार तुम पर कुछ कम है कि इस बड़ी अवस्था में भी हम तुम्हें पाल रहे हैं? और यह कहता हुआ प्रताप सिंह दफ्तर से शहर चला गया। बंसी की आवाज कंठ में ही अटक कर रह गई। आज 3 महीनों के प्रयत्न के बाद वह मालिक से यह शब्द कह पाया था। उसे क्या पता था कि उसका प्रश्न पानी के बुलबुले के समान उभरते ही टूट जाएगा। मालिक की जीप जा चुकी थी। यह बुत बना खिड़की में से टूटते हुए पत्थरों को बिखरते देखता रहा। उसके मस्तिष्क पर धूल की परत सी छा गई।
टूटते गिरते पत्थरों की आवाज एक चलचित्र के रूप में अतीत का चित्रण उसके मस्तिष्क पर अंकित करने लगी। बंसी को पता भी न चला कि कब से मंगलू उसके सामने खड़ा उसे देख रहा था। उसे सुध आई जब मंगलू ने ऊंचे स्वर में पुकारा। बंसी चौंक उठा और उस पर दृष्टि जमाए हुए बोला, आओ। मंगलू, यह पागलों की भांति खोए से उन पहाड़ियों की ओर क्या देख रहे हो? अपने 50 वर्ष के जीवन का प्रतिबिंब इस बुढ़ापे में कविता करने लगे काका। नहीं मंगलू, यह कविता नहीं है। मैं सोच रहा था कि इस बारूद की भांति निर्धनता ने मेरी आयु को यूं ही टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया है। आंखों में आए आंसुओं को छिपाते हुए बंसी बिखरी किताबों को समेटने लगा। मंगलू की समझ में कुछ न आया। उसने सोचा कदाचित बुढ़ापे ने बंसी की बुद्धि हर ली है। बंसी से लेकर स्वयं किताबें बांधने लगा। उसे ये किताबें रात को मालिक के घर पहुंचानी थीं। दूसरे दिन बंसी काका हफ्तावारी बांटने के लिए तैयार बैठा था। उसके सामने मजदूरों की लंबी पंक्ति लगी थी। लक्ष्मी मिलने के विचार से ही उनका रक्त प्रवाह बढ़ गया था। उनके कुम्हलाए हुए चेहरों पर लालिमासी उभर आई थी। उत्साह भरे मन अधीर हुए बंसी को देख रहे थे और वह घबराहट से अपनी जेबों और पास रखी सब चीजों को टटोले जा रहा था। क्या बात है बंसी काका? सामने खड़े एक मजदूर ने उसकी बौखलाहट का अनुमान लगाते हुए पूछा। न जाने ऐनक कहाँ भूल आया हूँ। तो क्या हुआ काका? नोट तो उंगलियों से गिनते हैं, आंखों से नहीं है। हाथ तो नहीं भूल आए। इस पर एक जोरदार ठहाका लगा और बंसी लज्जित होकर फिर चीजों को उलटने पलटने लगा। तभी उसके सामने रखे रजिस्टर पर एक कोमल हाथ बढ़ा और ऐनक रखकर लौट गया। बंसी ने दृष्टि उठाई। गंगा उसकी बेटी थी। वह हड़बड़ाकर बोला, तू यहाँ क्या कर रही है? घर पर ऐनक जो छोड़ आए थे बापू, गंगा ने भोलेपन से उत्तर दिया और फिर क्षण भर रुककर बापू के माथे पर आए हुए बल देखते बोली, सोचा हफ्तावारी बंटनी है, कहीं कोई भूल न हो जाए। अच्छा अच्छा चल भाग वहां से, बंसी ने झुंझलाकर कहा और दृष्टि घुमाकर आसपास खड़े मजदूरों की वासनामी भूखी दृष्टि को देखा। गंगा का इस समय यहाँ आना उसे अच्छा न लगा। गंगा बापू के आशय को भांप गई और हड़बड़ाकर पीछे हटते हुए मंगलू से टकरा गई, जो बंसी के पास बैठा गन्ना चूस रहा था। गंगा इस हड़बड़ाहट में बिना मुड़ के देखे तेजी से भाग गई। वातावरण एक बार फिर मजदूरों की हंसी से गूंज उठा। यह हंसी बंसी के कानों में पिघले हुए शीशे के समान उतर गई। गंगा उसकी बेटी थी, युवा और अविवाहित। लोग उसकी गरीबी पर हंस रहे थे, उसकी विवशता का उपहास कर रहे थे। उसने कड़कते स्वर में सामने खड़े मजदूरों का नाम पुकारा और नोट गिनने लगा। मजदूरों की हंसी रुक गई। गंगा की पायल की ध्वनि नोटों की सरसराहट में मिल गई। मंगलू की भूखी दृष्टि अभी तक गंगा को निहार रही थी, जो दूर गांव की पहाड़ी पगडंडी पर हिरनी की तरह भागी जा रही थी। वह गन्ना चूसना भूल गया था, किंतु गन्ने का रस अभी तक उसके होठों पर चिपक रहा था। अब इस रस में मिठास के अतिरिक्त गंगा के यौवन रस का भी आनंद था। देखते ही देखते गंगा पहाड़ियों में खो गई। मंगलू को एक धक्का सा लगा। उसने जोर से गन्ने को दांतों से काटा और बंसी से बोला, बंसी काका। क्या है रे मंगलू? बंसी ने पंक्ति में खड़े अगले व्यक्ति को बढ़ने का संकेत करते हुए पूछा। अरे, तेरी बिटिया तो सावन की घटा के समान देखते ही देखते जवान हो गई है, कुछ सोचा भी है क्या? जल्दी ही इसकी शादी कर दे, जवानी किसी आपत्ति से कम नहीं काका। आंखों में लहू मंगलू कर्कश आवाज से बंसी ने मंगलू की हंसी बंद कर दी। क्रोध से उसका वृद्ध शरीर कांप उठा, उतर आया। इसी दशा में अपना काम छोड़कर क्षण भर वह मंगलू की ओर देखता रहा और फिर बोला, खबरदार जो फिर इस जबान पर मेरी बेटी का नाम लाया। मंगलू तो चुप हो गया, किंतु वह बूढ़ा मजदूर जो बंसी के रजिस्टर पर अंगूठा लगा रहा था, मुस्कुराते हुए बोला, बंसी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मंगलू झूठ थोड़े ही कहता है, चंचल जवानी और पानी की फुहार भला कहे से रुकती है।
बंसी से कोई उत्तर न बन पाया। वह सिर झुकाकर फिर नोट गिनने लगा। उंगलियां मशीन की भांति नोटों की गड्डी पर चल रही थीं, किंतु उसका मस्तिष्क कहीं और था। वह सोचने लगा, मंगलू ठीक ही कहता है। वास्तव में गंगा अब जवान हो गई है। तभी तो कल तक उसे बेटी और बहन की दृष्टि से देखने वालों के मन में खोट उतर आया है। मंगलू को सबके सामने उसे यह कहते हुए तनिक भी संकोच न हुआ। पर सत्य में संकोच क्या, ये लोग उसकी विवशता को क्या जाने। क्या वह पिता नहीं? उसे अपनी लाज और बेटी के भविष्य का ध्यान नहीं। ब्याह के लिए धन चाहिए और उसके पास फूटी कौड़ी न बचती थी। 80 रुपए चीज ही क्या है। पेट भर रोटी चलती नहीं इसमें। गंगा बूढ़े पिता की चिंताओं से दूर थी। यौवन ने उसके शरीर को तो नया रूप दे दिया था, किंतु भोले हृदय का बचपना ज्यों का त्यों था। कहीं चलते चलते किसी लड़की की चुटकी ले ली, किसी को धक्का देकर मटकी फोड़ दी, किसी बड़ी बूढ़ी का मुंह चिढ़ा दिया, किसी की मुर्गियों को दरबे से निकालकर भगा दिया। हर समय चंचलता, हर बात में शरारत, होठों पर मुस्कान, आंखों में बिजलियां लिए वह गांव के युवकों के हृदय का केंद्र और बूढ़े बूढ़ियों की आलोचना का पात्र बनी हुई थी। स्वयं उसकी एक ही प्रिय सखी थी, रूपा, जिसे देखे बिना उसे क्षण भर चैन न आता। दोनों घंटों बैठकर बातें किया करती। इस समय भी पिता को ऐनक देने के पश्चात वह रूपा ही की खोज में गांव की ढलान पर दौड़ी जा रही थी। उछलती फांदती वह एकाएक झरने के पास जाकर रुक गई और चांदी के समान झरझर झरते पानी को देखने लगी। थोड़ी दूर पर खड़ी ढलान से झाल के रूप में गिरकर यह झरना नदी का रूप धारण कर लेता था। न जाने इस झरने में कैसा जादू था जो गंगा को आकर्षित कर लेता और वह अनायास इसके समीप आकर थम जाती और बड़ी देर तक खोई इसे देखती रहती। झाल से पानी सफेद मोतियों के समान नीचे गिरता और तुरंत ही नदी उसे स्नेह से अपने आंचल में समेट लेती। गंगा को इस दृश्य से एक अलौकिक आनंद प्राप्त होता। उसे लगता मानो वह स्वयं एक नदी हो जो अपने हृदय में खुशियों का संचय कर रही हो। छोटी छोटी अनेकों खुशियां झरझर कर आती और वह उन्हें समेट लेती। नीचे घाटी में बल खाती हुई यह नदी और हरे भरे लहलहाते हुए खेत देखकर गंगा का मन गदगद हो उठता और इस सौंदर्य रस में खोई वह एक छोटी सी वनदेवी प्रतीत होती। बड़ी देर तक वह इस दृश्य से विभोर होती रही और फिर किसी को निकट न पाकर झाल के नीचे आ खड़ी हुई। निर्मल और शीतल जल मोतियों और फूलों की बौछार के समान उसके कोमल शरीर से टकराता और उसमें एक नव उल्लास का संचार कर जाता। इस स्पर्श से वह ऐसे झूम उठती जैसे फूलों की शाखा को बसंत की समीर छेड़ जाए। दूर पके खेतों में लड़के लड़कियां कई प्रकार की आवाज निकालकर पक्षियों को उड़ा रहे थे। गंगा को इन बेसुरी आवाजों पर हंसी आ गई। नहाकर गुनगुनाती हुई गंगा झाल के नीचे से निकली और हिरनी के समान उछलती फांदती समीप के उस खेत में पहुंची जहां छोटी छोटी लड़कियां गुलेल से चिड़िया उड़ा रही थीं। गुलेल से पक्षी उड़ाने का खेल उसे बहुत भला लगता था। उसने एक लड़की के हाथ से गुलेल छीन ली और इधर उधर घूमकर पक्षियों को उड़ाने लगी। उसे चिड़ियों को मार गिराने का तनिक भी चाव न था, न उसे इस बात से कोई संबंध था कि वे फसल को कितनी हानि पहुंचाती हैं। हाँ, उसे उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाते हुए देखना बड़ा सुंदर लगता था। गुलेल से पत्थर फेंकने के इस खेल में उसे बड़ा मजा आ रहा था। एकाएक एक अनजान चीख को सुनकर वह चौंक उठी। उसकी प्रसन्नता क्षण भर में काफूर हो गई और गुलेल अनायास उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। गुलेल से फेंका हुआ पत्थर एक अजनबी युवक के माथे पर जा लगा था और वह माथे को हाथ से सहलाता हुआ उसके सामने खड़ा था। गंगा बर्फ हो गई। उसके पांव वहीं धरती में जम कर रह गए थे। वह सोच भी न सकी कि क्षण भर में यह क्या हो गया। अजनबी युवक माथे पर हाथ रखे गंगा के सामने आ खड़ा हुआ था और एकटक उसे देखे जा रहा था। माथे से बहे लहू से उसकी अंगुलियां सनी हुई थीं। इससे पूर्व कि वह व्यक्ति उससे कुछ कहता गंगा ने स्वयं साहस बटोरकर पूछा, तुम कौन हो? युवक बिना उत्तर दिए घाव पर हथेली धरे उसे देखता रहा। गंगा एकाएक पलटी और तेजी से भाग खड़ी हुई।
ठहरो, रुको। युवक ने उसे रोकना चाहा, किंतु गंगा ने मुड़कर देखना भी उचित न समझा और यह जा वह जा पथरीली पगडंडियों पर भागती हुई दूर जा निकली। उसने एक बार भी पलटकर न देखा। हामफती हुई वह घर के आंगन में आई और कोने में रखे हुए मटके से जल का गिलास भर एक ही सांस में गटागट पी गई। डर और भागदौड़ से उसका गला सूख गया था। उसने अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखा और शरद तथा मंजू को देखने लगी, जो ईंटों के घरोंदे बनाते बनाते रुक गए थे और आश्चर्य से अपनी दीदी को देख रहे थे। यह एकटक घूर कर क्या देख रहे हो? उसने दोनों की ओर देखते हुए पूछा। अपनी दीदी को दोनों एक साथ बोले। क्यों? दीदी को पहली बार देखा है क्या? दीदी को तो नहीं, दीदी की प्यास को, मंजू झट बोली। न क्यों? मंजू की बात सुनकर उसका हृदय फिर तेजी से धड़कने लगा। सोचकर वह फिर द्वार की ओर पलटी और रूपा के घर की ओर भाग गई। रूपा उसकी सबसे घनिष्ठ सखी थी। दोनों एक दूसरे के मन का भेद जानती थीं। दोनों में कुछ न छिपा था। रूपा का पिता यद्यपि गंगा के पिता से बढ़कर धनवान था, तथापि रूपा और गंगा में समानता थी। मन के मिलन में धन बाधा नहीं होता। बचपन में ही दोनों इकट्ठी खेलीं और अब एक साथ ही यौवन के द्वार पर पहुंची थीं। जब गंगा रूपा के यहाँ पहुंची तो वह वरांदे में लटके पिंजरे में बंद चकोर को बाजरा डाल रही थी। गंगा को देखते ही उसकी ओर लपकी और उसे खींचती हुई अपने कमरे में ले गई। अरे बता तो क्या हुआ? रूपा ने पलंग पर गिरकर उसे दोनों हाथों से खींचते हुए पूछा। गजब हो गया रूपा, क्या गहरी चोट लगी है? गंगा हांफते हुए बोली। कहा? माथे पर। तू तो भली चंगी है, रूपा ने उसके माथे को छूते हुए कहा और फिर सिर से पांव तक उसे निहारने लगी। अरे मेरे सिर पर नहीं, उसके माथे पर। किसके? रूपा ने विस्मय प्रकट करते हुए पूछा। गंगा ने कांपती दृष्टि से आसपास देखा और फिर रूपा के पास मुंह ले जाकर धीमे स्वर में पूरी घटना का वर्णन कर दिया। उसे डर था कि उसके बापू को इसका ज्ञान हो गया तो वह अवश्य उसे पीटेंगे, किंतु इसमें उसका अपना क्या दोष था? यह घटना तो अकस्मात ही हो गई थी। कौन था वह? उसकी कहानी सुनकर रूपा ने पूछा। मैंने उसे पहली बार ही गांव में देखा है। और उसने? वह भला मुझे कैसे जानेगा? तब तेरे प्राण क्यों निकले जा रहे हैं? वह तुझे नहीं जानता, तू उसे नहीं पहचानती, फिर भला तेरे बापू तक यह बात कैसे पहुंचेगी? हाय री दैया! एकाएक गंगा कलेजे पर हाथ रखते हुए भोलेपन से बोली। हाँ रूपा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। रूपा उसके इस भोलेपन पर हंसने लगी। सहसा आंगन में किसी के आने की आहट हुई और दोनों सखियां चौकन्नी हो गई। अभी वे संभल भी न पाई थीं कि किसी पुरुष ने रूपा का नाम लेकर पुकारा और फिर दूसरे ही क्षण आने वाला व्यक्ति उनके सामने था। यह क्या हुआ मोहन भैया? तुरंत रूपा के मुंह से निकला। नवागंतुक को देखकर गंगा के तो पांव तले की धरती खिसक गई। उसके माथे पर जमा हुआ लहू ताजे घाव को स्पष्ट कर रहा था। रूपा ने दोनों को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और मोहन को पलंग पर बिठाकर प्रश्न को दोहराया। क्या हुआ? तुम्हारे गांव की एक अल्हड़ छोकरी ने सिर फोड़ दिया है। मोहन ने छिपी दृष्टि से गंगा की ओर देखा। तो तुमने अवश्य उसे छेड़ा होगा। अभी यह शब्द रूपा के होठों पर ही थे कि उसकी मां भीतर आई और बेटे का घाव देखते हुए बोली। किसकी आंखें फूट गई थीं जो मेरे दुलारे का सिर फोड़ दिया? काकी की इस बात से गंगा जैसे बर्फ में दब गई। उसकी आंखों के सम्मुख अंधकार सा छाने लगा। भूल मेरी थी काकी की अचानक उसके पत्थर के सामने आ गया। उस बेचारी का क्या दोष? मोहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तू नहीं जानता बेटा, इस गांव की छोकरियों को जरा सुंदर मुखड़ा देखा कि नजर लगा दी। काकी ने ध्यानपूर्वक मोहन के घाव को देखा और फिर रूपा को संबोधित करते हुए बोली। अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा शीघ्र हल्दी चूना गर्म करके ले आ। अभी जानकी के घर जाकर बैठी ही थी कि यह सूचना मिली। अधिक लहू तो नहीं बहा बेटा? नहीं काकी। अरे तू जा गंगा, उस मूर्ख से तो कुछ नहीं होने का। रूपा की मां ने गंगा को संबोधन किया। काकी की बात सुनकर गंगा चुपके से बाहर खिसक गई।
मोहन छिपी दृष्टि से उसे जाते देखता रहा और उसके दृष्टि से ओझल होते ही पूछने लगा, यह गंगा कौन है काकी? हमारे पड़ोस में रहती है, बड़ी भली लड़की है। रूपा का और इसका दिन रात का साथ है। गंगा ने जाते जाते रुककर द्वार की ओट से काकी की बात सुनी और फिर लजाकर रूपा के पास रसोई में चली गई। रूपा मलमल में हल्दी और चूना बांध रही थी। गंगा ने उसके हाथ से पोटली छीन ली और बाहर जाने लगी। अब समझी किस चोट पर तुम्हारे कलेजे में पीड़ा उठ रही है, रूपा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखते हुए कहा। हट, बड़ी नटखट है तू, यह कहकर गंगा वापस वहीं लौट आई जहां काकी और मोहन खड़े थे। काकी ने उससे मोहन का परिचय कराया। यह है मोहन, मेरा भतीजा, कल ही शहर से आया है। गंगा ने हल्दी चूने की पोटली काकी को थमा दी और बाहर जाने लगी। काकी ने पोटली उसे लौटा दी और वहीं ठहरने का संकेत करते हुए बोली, ले इतना काम और कर दे, इसे धीरे से घाव पर लगा दे, मैं इसके लिए गर्म गर्म आ। काकी चली गई और गंगा अवाक मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। उसके पांव मानो धरती में गड़ गए थे। वह मोहन के समीप आने से कतरा रही थी। झंपते हुए झुकी दृष्टि से उसने मोहन को देखा जो बिस्तर पर लेटा एकटक उसे ही ताके जा रहा था। अधिक समय तक यह स्थिति उसके लिए असहनीय हो गई और वह धीरे धीरे पग उठाती उसकी चारपाई के पास आकर खड़ी हो गई। मोहन उसे एकटक घूरे जा रहा था। गंगा ने कांपते हाथों से गर्म पोटली उसके माथे पर लगा दी। धीरे जरा धीरे, गर्मी की जलन से मोहन चिल्लाया। गंगा ने झट से पोटली उठा ली और फिर कुछ ठहर कर हौले हौले सेंक करने लगी। बड़ी आकस्मिक घटना है। स्वयं ही घाव दिया और स्वयं ही इलाज करने लगी। मोहन ने आंखें मिलाते हुए धीरे से कहा। गंगा झेंप गई। उसका मन चाहा वहां से भाग जाए, किंतु इस स्थिति में यह कैसे संभव था। उसे चुप रखने का एक ही उपाय था। उसने जलती हुई हल्दी चूने की पोटली दबाकर उसके माथे पर जमा दी। मोहन ने आंखें बंद कर लीं और जलन की पीड़ा से अपने होंठ काटने लगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांटिक और काफी दिल खुश करने वाला है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि कहानी के किसी भी पार्ट को मिस न करें और कहानी के सभी भागों को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।